नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसी नगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा और आज का अपना जो टॉपिक है वो अपने सेल बायोलॉजी की बुक से जो बैक्टीरियल सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने कल बात भी की थी, अपना जो लास्ट लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको थोड़ा सा देख ले। अपने कहा था कि न्यूक्लियस के बेस पे अपने सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड जो अपने बात की थी वो की थी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और अपने बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें बैक्टीरिया, ब्लिग्रुन, एल्गी जो होते हैं इस कैटेगरी के जो एनिमल होते हैं उनको रखा जाता है। और अपने बात की थी यूकैरियोटिक के अंदर अपने कहा था कि जितने भी हायर एनिमल है या डेवलप एनिमल जो होते हैं उन सभी को किसमें यूकैरियोटिक जो कैटेगरी होती है सेल की उसमें रखा जाता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल क्या होती है, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से सेल ऑर्गन जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल क्या होती है और किस प्रकार से इसकी प्रेजेंस होती है और किस प्रकार से अपने इसको रख सकते हैं या इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल को दो भागों में बांट सकते हैं। जो एक बैक्टीरियल सेल है उसको अपने कितने भागों में बांट सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट ए है और सेकंड बी है। ए पार्ट में क्या कहता है कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो आउटर कवर होता है या जो बाहर वाला जो उसका हिस्सा होता है, एक तो ये वाला भाग हो गया और सेकंड इसका होता है प्रोटोप्लाज्म। नंबर दो कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्म। नंबर एक कौन सा है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल और नंबर दो कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। तो आउटर कवरिंग ऑफ सेल की अगर अपने बात करते हैं तो उसमें फिर से कितने भाग आते हैं? इसके दो पार्ट आते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला आता है स्लाइम लेयर, इसको बोलते हैं अपंक स्तर, इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइम लेयर। और नंबर दो जो इसका होता है वो कौन सा होता है? बी जो पार्ट है वो है इसका सेल वॉल या इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति। एक जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल को कितने भागों में? अपने दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है आउटर कवरिंग ऑफ सेल और सेकंड कौन सा होता है? इसका प्रोटोप्लाज्म या इसका जीव द्रव्य जो होता है। उन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ सेल है, इसको फिर से कितने भागों में? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक कौन सा है? स्लाइम लेयर और नंबर दो कौन सा होता है? सेल वॉल इसकी होती है। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म की, अगर अपने बात करें कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, बी जो इसका पार्ट अपने कहा था, बी पार्ट प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर एक कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अपने बात की थी, सबसे बाहर की ओर का होता है स्लाइम लेयर होता है, उसके जस्ट बाद में क्या होती है? सेल वॉल, जो इसके आउटर कवरिंग ऑफ सेल के अंदर अपने बांट सकते हैं। फिर इसका अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, जीव द्रव्य की बात करते हैं, तो नंबर एक कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद में अगर अपने बी पार्ट की बात करते हैं, दूसरा कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म और अपने कह सकते हैं राइबोसोम। साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। और इसका सी जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड जो होता है, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, ये अपने इसके सी पार्ट के अंदर अपने रख सकते हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है अपने बात भी की थी जब अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जब अपने पढ़ा था, इन दोनों में डिफरेंस को अपने पढ़ा था। अपने कहा था कि अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है अगर वो बिखरा हुआ रहता है तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इनके ऐसा न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो, उसको अपने क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोइड कह देंगे। और प्लाज्मिड जो इसका भाग है वो अपने कह सकते हैं कि इसका जो डीएनए वाला जो भाग होगा उसको अपने क्या कह सकते हैं? प्लाज्मिड कह सकते हैं।
अब अपने बात करते हैं कि इसकी जो सेल जो होती है वो अपने को किस प्रकार से दिखती है या कैसे इसकी सेल दिखाई देती है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक बैक्टीरियल सेल का है। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से बना लें और जितना भी अपने काम चल रहा है उसको साथ साथ में नोट्स के द्वारा या अपने जो नोट्स हैं उसको बनाते रहें, ताकि दोबारा से आपको क्या है चीज़ों को याद करने में आसानी हो और लाइफ टाइम ये चीज़ें आपके काम भी आ सके। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि जो सेल की स्ट्रक्चर जो होती है, एक जो बैक्टीरियल सेल जो होती है वो अपने को किस प्रकार से दिखती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें आपने बात की थी कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना बैक्टीरियल सेल को। एक तो आउटर कवरिंग ऑफ सेल से अपने क्या कहा था, एक तो स्लाइम लेयर और एक सेल वॉल। तो ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये दो जो भाग हैं, ये भाग अपने क्या कह सकते हैं इनको, ये इसका आउटर कवरिंग ऑफ सेल इसका होता है। कौन कौन सा, ये जो दो भाग हैं। पहला भाग क्या होता है, सबसे बाहर की ओर जो इसके आवरण होता है, जो इसको कवर करे हुए होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कैप्सूल। जैसे अपने कैप्सूल आपने देखा होगा घरों पे, अपने जैसे कोई मेडिसिन लेके आते हैं या कोई दवाई लेके आते हैं तो उसमें क्या है, टेबलेट होती है, कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल क्या होता है, उसके बाद पर क्या है कि रबड़ का एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, ये एक सेल है अंदर की ओर और बाहर क्या है, वो रबड़ वाला अपने कह सकते हैं कि एक कवर चढ़ा हुआ है, उसको अपने क्या बोल देंगे, कैप्सूल। ठीक है, तो जिस प्रकार वो मेडिसिन वाला कैप्सूल होता है उसके बाहर एक कवर होता है, ठीक उसी प्रकार इस सेल के अंदर भी अपने कह सकते हैं कि बाहर की ओर क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला भाग, ये जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति अपने कहते हैं। अपने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब अपने बात करके अपने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, और यूकैरियोटिक अपने कहा था कि एनिमल सेल को अगर छोड़ दें तो प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। तो यहां पर भी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है उस भाग को अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। उस भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट है, तो सबसे बाहर की ओर कैप्सूल, उसके बाद में सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि अंदर से क्या होती है, अंतर्वलित हो जाती है या इनफोल्ड हो जाती है और एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मीजोजोम कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कौन सा, मीजोजोम। अब जैसे कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हर एक जो सेल ऑर्गन अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनको अपने आगे चलकर डिटेल से भी उनकी स्टडी करेंगे। तो अभी अपने टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो अपने को ये देखना है कि एक जो वायरस सेल जो होती है या अपने कह सकते हैं जो बैक्टीरिया जो सेल होती है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है, अपने को कौन कौन से ऑर्गन दिखते हैं। तो उन ऑर्गन्स की अपने बात कर रहे हैं और कहां कहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद में क्या है अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है मीजोजोम के बाद में। अब ये जो भाग होता है, अंदर वाला भाग जो होता है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म अपने कह सकते हैं, या कोशिका द्रव्य इस भाग को अपने कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये वाला जो भाग हो गया इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म वाला आ गया। उसके बाद में अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, इसका न्यूक्लियोइड अपने कह सकते हैं, या डीएनए भी आप इसको कह सकते हो। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियोइड है, या आपने पहले भी बात की थी कि न्यूक्लियोइड क्या है, जिसमें क्या है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाद क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और अंदर वाला जो मेटीरियल उसका होता है, या आपने कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के जो पार्ट होते हैं उनको अपने क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड। और अपने कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जो जेनेटिक मेटीरियल अगर डीएनए है या आरएनए है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस है, ये चीजें प्रेजेंट रहती है। तो अब अपने बात की थी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा,
अब इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ पार्ट है वो प्रेजेंट रहेगा, तो उस पार्ट को अपने क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं या अपने डीएनए भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अब जो जिस प्रकार का यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक इसी प्रकार के इसके साथ में इसी प्रकार के एक जेनेटिक मटेरियल थोड़ा और प्रेजेंट रहता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड के बारे में डिटेल स्टडी जो है अपने आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्लाज्मिड होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर अपने बात करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, अगर अपने जेनेटिक्स की बात करते हैं तो अगर अपने बात करते हैं ना, अगर जैसे कोई एक जीव है उसके जो करैक्टर होते हैं वो दूसरे जीव के अंदर लेके जाने हैं या हाइब्रिड कोई किस्म बनाते हैं, तो उस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें किसका यूज होता है, प्लाज्मिड का ही यूज होता है। विशेष प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा प्लाज्मिड को कट किया जाता है और वहां से दूसरा जो जीव होता है उसका जो डीएनए होता है उसके भाग को इसके साथ में जोड़ा जाता है और अदर जो सेल होती है उसमें इंजेक्ट करवाया जाता है। तो प्लाज्मिड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बारे में भी अपने आगे चलकर डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें होता है पॉलीराइबोसोम के रूप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और ये जो होता है, ये जो पार्ट है इसके अंदर राइबोसोम के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। पहले अपने बात की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके रूप में होती है, पिल्स के रूप में प्रेजेंट रहती है। अब नेक्स्ट अपन बात करती है, इसमें एक और होता है लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में, आपको यहाँ पे पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैजेलम या फ्लैजेला भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम भी अपने इसको कह सकते हैं या नॉर्मल शब्दों में कहें तो फ्लैजेला के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। ये जो पार्ट होता है ये सेल का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जिस प्रकार अपने अंदर पैर होते हैं ना, पैर क्या काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं, भ्रमण का काम करवाते हैं अपन को। उसी प्रकार अगर अपने बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो लोकोमोशन है सेल का वो किसके द्वारा होता है, फ्लैजेला जो होती है उनके द्वारा इसके अंदर लोकोमोशन का काम किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डायग्राम है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी आपको इस डायग्राम को ही समझना है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने हर एक जो चीज है उसको भी अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने, अगर नेक्स्ट में अगर यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट है आउटर कवरिंग ऑफ सेल की अपने बात की थी। तो आउटर कवरिंग ऑफ जो सेल होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अपने बात करके थे कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल है उसमें दो ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन सा, एक तो स्लाइम लेयर की बात करके आए थे और एक अपने बात की थी कि जो सेल वॉल जो होती है उसे सेल वॉल की बात की थी। अब अपने बात करते हैं नंबर एक जो इसके अंदर पॉइंट है वो कौन सा है, स्लाइम लेयर की अगर मैं बात करता हूं तो स्लाइम लेयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है। देखिए अगर स्लाइम लेयर की बात करता हूं तो स्लाइम लेयर कैसा होता है, आपने कहा था कि स्लाइम लेयर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल भी कह सकते हैं। स्लाइम लेयर या कैप्सूल एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर स्लाइम लेयर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल के चारों ओर एक पतली लेयर प्रेजेंट रहती है। अभी अपने डायग्राम में भी समझ के आए हैं। अगर इसको शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि बैक्टीरियल सेल के चारों ओर एक पतली लेयर प्रेजेंट रहती है या एक बहुत पतली लेयर जो होती है वो उपस्थित रहती है। और ये जो लेयर होती है यह लिपिड एंड प्रोटीन प्रोडक्ट की बनी होती है। अगर स्लाइम लेयर या कैप्सूल की बात करते हैं तो वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो लिपिड मॉलिक्यूल और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं किसके द्वारा, लिपिड एंड प्रोटीन जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनसे मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई लेयर जो होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्लाइम लेयर, या इसको अपने क्या बोल देंगे, कैप्सूल कह सकते हैं। अब जो स्लाइम लेयर जो होती है या अपक जो स्तर होता है, ये विशेष प्रकार की परिस्थितियां जो होती है या प्रतिकूल कंडीशन जो होती है उनमें क्या है, ये मोटी हो जाती है तो इसे क्या बोल देते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और बैक्टीरिया में कैप्सूल रासायनिक दृष्टि से किसका मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है।
अब विशेष प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनसे क्या मतलब, अभी अपने बात की थी कि जो बैक्टीरियल सेल है ये अपने कहते हैं कि जब क्या है ये कोई जो लिविंग सेल जो होती है उसके टच में आती है तो उस प्रकार की जो कंडीशन होती है वहां पर क्या है एक प्रकार से अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करती है। अब जैसे कोई भी जीव जो होता है वो क्या करता है कि कोई विशेष परिस्थितियां आती है तो क्या करता है एक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जैसे अभी सर्दियां आ रही है ना, तो आपने क्या किया है कि कंबल निकाली, रजाई निकाली, तो वो क्या है अपने एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है उसके लिए क्या अपने उससे निपटने की कोशिश करते हैं कि सर्दी ना लगे। तो ठीक उसी प्रकार क्या है कि जब बैक्टीरियल सेल है वो किसी विशेष प्रकार की सेल के टच में आती है तो वो उसके लिए क्या है कि विशेष प्रकार की कंडीशन हो जाती है। तो उस प्रकार की कंडीशन में क्या करती है ये क्या है इसका जो स्लाइम लेयर होता है ये मोटा हो जाता है या कवर क्या है थोड़ा सा और बढ़ जाता है और इस मोटे हुए स्लाइम लेयर को अपने क्या बोल देते हैं कैप्सूल कहते हैं। और बैक्टीरियल सेल में जो कैप्सूल है अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन अपन देखते हैं या रासायनिक दृष्टि से कहा जाए तो ये कैसा होता है पॉलीसैकेराइड के रूप में प्रेजेंट रहता है या पॉलीसैकेराइड से मिलकर ये बना हुआ होता है। ओके जी, अब अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है ये कि जो कार्य की दृष्टि से यह लेयर बैक्टीरिया में रक्षात्मक होती है जो उच्च तापक्रम और इसके साथ साथ में जो ड्राई कंडीशन होती है या जो सूखने की जो परिस्थिति होती है उसमें क्या करती है ये रक्षा करती है। अब जो बैक्टीरियल सेल अपने बात की थी कि विशेष प्रकार की कंडीशन अपने कहा था तो उस प्रकार की कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है यानी कि अब क्या है कि जो स्लाइम लेयर या जो कैप्सूल होता है ये क्या काम करता है इसका रक्षा करने का काम करता है। रक्षा करने से मतलब क्या है जैसे अब बैक्टीरियल सेल है हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर क्या है इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्र होता है और वो क्या करता है जैसे ही कोई एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो उसके लिए वो क्या करेगा एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे उस एंटीजन को यानी कि कोई भी जो बाहरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारे शरीर के लिए एंटीजन होता है उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो अब अपने बात की थी ना जैसे सर्दियां आ गई तो अपने क्या किया उसकी रजाई निकाली, ठीक उसी प्रकार क्या है कि जब वो एंटीबॉडी उस पर अटैक करेंगे तो ये डेड हो जाएगा। तो ये डेड होने से बचने के लिए सेल क्या करती है कि अपने ऊपर जो कवर होता है स्लाइम लेयर होता है उसको मोटा कर लेती है ताकि क्या है कि वो जो अटैक है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए यानी कि जो नॉर्मल एंटीबॉडी है वो उसके लिए काम नहीं करते। जैसे भी क्या जो कोरोना वायरस चल रहा है ना तो अपने बात करते हैं उसके लिए वैक्सीन की अपने कह रहे हैं कि जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वैक्सीन तैयार हुई है तो वो क्या है वो इसी प्रकार का अपने जैसे वायरस है तो उसके ऊपर भी क्या एक लेयर प्रेजेंट है तो इस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे हैं जो उसकी लेयर को क्या करे तोड़ दें और उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको क्या कर दें खत्म कर दें, तभी तो वो क्या है वायरस जो डेड होगा कोरोना मरेगा ना। तो उसी प्रकार क्या है कि ये भी क्या करते हैं कि जो कैप्सूल जो होता है स्लाइम लेयर जो होती है वो क्या करती है वो इनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है कि इसको बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और किन चीज़ों से है कि हाई टेम्परेचर उच्च जो ताप होता है। अब अपने को पता है कि सभी जो जीव होते हैं उनके लिए क्या है कि फिक्स टेम्परेचर होता है उसी ऊपर क्या है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर टेम्परेचर लो होता है। जैसे अपनी बात करते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है ना। अगर टेम्परेचर क्या है गर्मियों में जैसे 40 45 50 तक टेम्परेचर आ जाता है अपने क्या करते हैं कि एसी चलाते हैं कूलर चलाते हैं ताकि क्या हमारी बॉडी को क्या मिले ठंड मिले। जैसे सर्दियां आ जाती है अपने कंबल निकाल लेते हैं रजाई निकाल लेते हैं यानी कि एक वो फिक्स जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर अपने को मेंटेन करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार क्या है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएगा डेड हो सकता है। इसलिए क्या करता है ये अपने ऊपर वो कैप्सूल बढ़ा लेता है। इसके अलावा जो ड्राई कंडीशन होती है सूखी जो परिस्थितियां होती है उनसे भी क्या करता है उसको बचाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर अपने ये कह सकते हैं कि जो कैप्सूल जो होता है या जो स्लाइम लेयर होती है वो बैक्टीरिया का क्या करती है सेल्फ डिफेंस का काम करती है, आत्मरक्षा का काम करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है वो बैक्टीरियल सेल के द्वारा किया जाता है। अब एक बात नोट में यहां पर लिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि जो जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो इसी लेयर के अंदर स्टोर होते हैं। कौन सी लेयर के अंदर जो स्लाइम लेयर है उसके अंदर।
तो ये कंपटीशन की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका स्टोर कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, स्लाइम लेयर जो होती है उसके अंदर इसका स्टोर किया जाता है। तो स्लाइम लेयर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से इसको देखिए, आपको उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अपने बात की थी कि दो जो पार्ट हैं किसके अंदर आउटर कवरिंग ऑफ सेल की बात करते हैं, तो अपने कहा था स्लाइम लेयर और नंबर 2 क्या है, सेल वॉल। जैसे अपने डायग्राम में भी अपने चेक करके हैं, तो अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो वापस से वीडियो को पीछे कीजिए और उस डायग्राम को देखिए, फिर यहां पर आइएगा। अब क्या है, सेल वॉल की अगर बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं, तो वो कैसी होती है। अब ये क्या कहता है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में सेल के सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहा जाता है या कोशिका भित्ति कहा जाता है। सेल वॉल क्या है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं उस बैक्टीरिया में, जैसे अपनी बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट बाहर की ओर जो कवर है या कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको सेल वॉल कहते हैं। या पे जो कैप्सूल को भी अगर साथ में रखते हैं तो उन दोनों का जो एक आवरण बनता है उसको भी अपने क्या कह सकते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में सेल के सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट जो लेयर होती है उस लेयर को क्या बोल देंगे, सेल वॉल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की बात करते हैं तो काफी ये स्ट्रॉन्ग होती है, काफी मजबूत होती है, काफी दृढ़ होती है, अपने कह सकते हैं काफी ज्यादा ये कठोर होती है। तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर हो गए हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कहता है सेल वॉल के बारे में, नंबर 3 पॉइंट कि यह जो सेल जो होती है यह लगभग 100 से 250 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं तो मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 100 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। उसके बाद में यह बैक्टीरिया के टोटल जो ड्राई वेट होता है या जो शुष्क भाग होता है उसका कितना भाग बनाती है, 10 से लेकर 40% पार्ट जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, सेल वॉल के द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों ही बातें काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक तो इसकी मोटाई आपसे पूछ सकता है कंपटीशन के अंदर कि सेल वॉल जो होती है उसकी मोटाई कितनी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो 100 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई हो सकती है। उसके बाद में ये टोटल जो ड्राई वेट होता है उसका कितना परसेंट पार्ट बनाती है, तो कितना परसेंट पार्ट बनाती है, ये 10 से लेकर 40% पार्ट बनाती है। अब नेक्स्ट अपने बात की, आपने बात की थी कि स्लाइम लेयर अपने कहा था कि ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार की अगर अपने बात करते हैं यहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फास्फोरस और कुछ अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर सेलुलोज आपसे पूछा जाए तो सेलुलोज इसके अंदर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे सेल वॉल बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फास्फोरस जो होते हैं वो इसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। उसके बाद में नोट में अपने को क्या ध्यान में रखना है, नोट में ये ध्यान रखना है कि इसमें दृढ़ता का जो मुख्य कारण होता है वो म्यूकोपेप्टाइड होता है। जैसे भी अपने बात की थी कि जो सेल वॉल होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है और अपने कहा था कि ये काफी कठोर होता है, जिसको एक प्रकार से बाह्य आघातों से या बाहर का जो टेम्परेचर होता है या बाहर की जो कंडीशन होती है उनसे उसकी रक्षा करने का काम करता है। तो अब ये क्या कहता है कि इसमें जो दृढ़ता होती है उसकी जो कठोर जो होता है वो क्यों होता है, वो होता है इसमें म्यूकोपेप्टाइड के कारण। जो म्यूकोपेप्टाइड होती है वो इसको क्या है, इसको कठोरता प्रदान करती है। अब क्या है कि अब ये जो म्यूकोपेप्टाइड होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूसिन भी कहते हैं। किसको, अब अपने बात की थी कि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की मोटाई अधिक होती है। मोटाई अधिक होने के कारण क्या है कि ये बाह्य आघातों से इसकी रक्षा करने का काम करता है। और अब क्या है,
रक्षा करता है। तो इसमें दृढ़ता का मुख्य कारण क्या है? म्यूकोपेप्टाइड इसके दृढ़ता का मुख्य कारण है। और ये जो म्यूकोपेप्टाइड होती है इसको पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूसिन भी अपने इसको कह सकते हैं। तो इस बात का भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रही है ये किसकी है? ये स्लाइम लेयर और इसके साथ साथ में क्या है कि जो कैप्सूल जो होता है उन दोनों की अगर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से दिखती है? तो वो इस प्रकार से अपने को दिखाई देती है। तो ये स्लाइम लेयर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये किसकी होती है? ये स्लाइम लेयर की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। और अगर अपने कैप्सूल की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी होती है? कैप्सूल की होती है। अपने बात की थी कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और इस प्रकार की जो फास्फोरस है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और अपने बात की थी कि जो बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो किससे मिलकर होता है? जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उन पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। अब पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या होते हैं? तो अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग के जो वीडियो है जो अपने कार्बोहाइड्रेट पे अपने डिस्कस किया था, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये जो सारी चीजें हैं इन पर अपने काफी ज्यादा क्लासेस अपने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उन क्लासों को भी चेक कर लीजिएगा ताकि आपको प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, या डाइसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसके बाद में अपने कहा था कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपने कहा था आउटर कवरिंग ऑफ सेल और अपने कहा था नंबर 2 है इसका प्रोटोप्लाज्म। तो अपने आउटर कवरिंग ऑफ सेल की अगर अपने बात की तो अपने कहा था कि उसके अंदर एक तो क्या होगा? स्लाइम लेयर और एक सेल वॉल, दो जो पार्ट होते हैं उन दो पार्टों को अपने क्या किया था? शामिल किया था। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो अपने बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर अपने स्टार्ट किया था आउटर कवरिंग ऑफ सेल, तो स्लाइम लेयर और सेल वॉल। तो ये जो दोनों चीजें हैं इन दोनों चीजों के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइम लेयर को भी अपने पढ़ लिया है कि स्लाइम लेयर क्या होती है, किस प्रकार से ये प्रेजेंट रहती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और सेल वॉल के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से ये होती है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और कहां पर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर अपने तीन पार्ट की बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में जो डिस्कस होगा वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।